चलिए बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक कैपेसिटर के साथ आए हैं और कैपेसिटर के बारे में जानकारी लेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। कैपेसिटर, इसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। तो आखिरकार ये क्या है, इसको समझना जरूरी है आपके लिए। देखिए, कैपेसिटर एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लीजिए या कह लीजिए चार्ज को स्टोर करता है। मतलब चार्ज, एक ऐसा डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। या और अप्रोप्रिएट डेफिनेशन पे आएंगे तो कह सकते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर कह सकते हैं चार्ज को स्टोर करता है। मतलब कि चार्ज को स्टोर करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस टर्म्स में बात करिए, मतलब वो चार्ज स्टोर करने का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे आपके पेट में जब आप खाना खाते हैं तो वो जाके स्टमक में स्टोर हो जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, वैसे ही चार्ज स्टोर होता है किसमें, कैपेसिटर में। अब आखिरकार कैपेसिटर का यूज सर्किट में क्या है, मतलब क्यों कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको समझ लीजिए। अगर बाई चांस कंडेंसर की आप देखें, कंडेंसर आपके पंखे में लगा रहता है, और कूलर में देखिए, कूलर में भी कंडेंसर लगा होता है, और जो आपका मोटर पंप होता है जिससे पानी, टुल्लू जिसको आप बोलते हैं, उसमें भी कंडेंसर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। ये जितने भी कैपेसिटर हैं ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों लगा होता है पंखे में कैपेसिटर? पंखे में कैपेसिटर इसलिए लगा होता है क्योंकि पंखे को इनिशियल स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए। समझ रहे हैं बात को? बहुत ज्यादा हाई करंट चाहिए। तो पंखे को, किसी भी चीज को इनिशियल स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की क्या चाहिए, आप कह सकते हैं। इस केस में पंखा अगर हमने लिया है तो पंखे को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है। जो कि आपके घर में नियर अबाउट मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है, जो कि पंखे की ओर आप सप्लाई देते हैं, कनेक्शन से 5 एम्पियर की करंट की सप्लाई देते हैं। तो उसको इनिशियल स्टार्ट करने के लिए बाई चांस 30 एम्पियर की करंट चाहिए। पंखे को स्टार्टअप देने के लिए 30 एम्पियर की करंट चाहिए। तो इतनी ज्यादा करंट लाएंगे कहां से, ठीक है। तो वहां पे कंडेंसर लगाया जाता है। कंडेंसर का यही काम है कि वो इनिशियल स्टार्टअप दे देता है, बहुत ज्यादा करंट सप्लाई कर देता है, ठीक है। अब आपने बोला कैसे, देखिए कंडेंसर उसके अंदर जो लगा रहता है वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को उसने स्टोर किया, और जब इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है तो यही कंडेंसर किससे कनेक्ट होता है, पंखे से। यही किससे कनेक्ट होता है, पंखे से। आप नोटिस करिए, ये आपका कंडेंसर है, उसको पंखे से कनेक्ट कर दिया। अभी पंखा बंद है, जैसे ही आपने पंखा ऑन किया तो कंडेंसर में से जितने भी चार्ज स्टोर होंगे वो इंस्टेंटली पंखे की ओर मूव करेंगे। तो जितने ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे इसके अंदर, उतनी ज्यादा इस पंखे की तरफ करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो ये पंखा क्या करेगा, इनिशियली स्टार्टअप हो जाएगा। जब इनिशियली स्टार्टअप हो जाएगा, जब वो स्पीड गेन कर लेगा, तो एक नॉर्मल 5 एम्पियर की करंट सर्किट में आएगी तो भी चलेगा, पंखा घूमता रहेगा। तो इनिशियल स्टार्टअप के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं पंखे में, कूलर में, ठीक है, कूलर के एग्जॉस्ट फैन में, मोटर पंप में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर पढ़ने का मीनिंग यही है कि अगर आपके घर में लगा हुआ है पंखा तो उसमें देखिएगा एक कंडेंसर होता है। और कंडेंसर क्या करता है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देता है, जिससे कि वो क्या कर जाता है, पंखा घूम जाता है, ठीक है, इनिशियल स्टार्टअप देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये कार खड़ी हुई है एक जगह पे, जब आप इसको धक्का देंगे तो धक्का देने में ज्यादा फोर्स लगेगी। जब ये कार मूव होने लगेगी तब कम धक्के से भी कार आगे की तरफ मूव होती रहेगी। तो वैसे ही स्टार्टअप के लिए,
ठीक है, टुल्लू के स्टार्टअप के लिए, पंखे के स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए हमको, जो कि हम क्या करते हैं, पहले से ही कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर कर लेते हैं और जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो कैपेसिटर से चार्ज निकल के किधर चला जाता है, पंखे की ओर, और बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर है अगर तो बहुत ज्यादा करंट पंखे की ओर फ्लो करेगी, तो वो तेजी से घूमना, धीरे धीरे करता हुआ तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही हैं। तो कैपेसिटर क्या है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, या फिर एक सिंपल भाषा में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ऐसा कह सकते हैं। समझ रहे हैं, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलिए या चार्ज बोलिए, बात एक ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्ज। क्लियर। अब देखिए, अगर हम आपसे ये बात बोलें कि यहाँ पे कंडक्टर, ये कंडक्टर 1, कैसे भी शेप का हमने कंडक्टर ले लिया और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, ठीक है, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, इसके बगल में हमने एक कंडक्टर और रख दिया, दोनों ही कंडक्टर हैं, याद रखिएगा, कंडक्टर, एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर ये, समझ पा रहे हैं। इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, ठीक है। कैसे नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, अरे आप सेल से कनेक्ट कर दीजिए या बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए, नेगेटिव वाला जाके इससे जुड़ा है, पॉजिटिव वाला जाके इससे जुड़ा है, तो इस कंडक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट किया सेल के और इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, सेल बोलिए, बैटरी बोलिए, ज्यादा बेहतर है, बैटरी के पॉजिटिव से इसको कनेक्ट किया, बैटरी के नेगेटिव से इसको कनेक्ट किया, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देगा। किसको स्टोर करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। अरेंजमेंट ऑफ दो कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर। समझ पाए, या कंडेंसर, बातें की। इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कि कैपेसिटर क्या है, दो कंडक्टर, कोई भी दो कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, आपने बोला कोई एक कंडक्टर की बात करें तो सर अभी आते हैं उस पॉइंट पे भी। एक कंडक्टर ये था, उसके बगल में ये कंडक्टर है, ठीक है, ये दोनों कंडक्टर को बहुत क्लोज बाई रखा गया, दोनों कंडक्टर को बहुत क्लोज बाई रखा गया, याद रखिएगा, क्लोज बाई रखा गया, बहुत क्लोज है, दोनों कंडक्टर बहुत पास पास हैं, और जब इनको पास पास रखा गया, इनके बीच में गैप है, कितना गैप है, डी गैप है, ठीक है, डी इनके बीच का सेपरेशन। तो ये चार्ज को स्टोर करेगा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का जो कि चार्ज को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। चलिए, अब इसको अगर हम आपसे ये बोले कि इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल से जुड़ा है, इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा है। तो नेट चार्ज कैपेसिटर का कितना होता है, कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना होगा, 0, याद रखिएगा, कैपेसिटर का नेट चार्ज 0 होता है। जब भी किसी न्यूमेरिकल में ये बोला जाए द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 2 माइक्रोकूलम, द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 2 माइक्रोकूलम, तो कहने का मतलब ये है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, याद रखिएगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप नेगेटिव प्लेट पे भी मान सकते हैं, कोई एक प्लेट का चार्ज बताया जा रहा है, कहने का ये मतलब। तो अगर ये बोला जाए न्यूमेरिकल में द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 2 माइक्रोकूलम, तो नेट चार्ज नहीं, नेट चार्ज 0 ही होगा। 2 माइक्रोकूलम चार्ज बोला जा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कंसिडर करना है। क्लियर बात समझ में आई। अगर पॉजिटिव प्लेट पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो नेगेटिव प्लेट पे खुद ब खुद -2 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, ऐसा समझना पड़ेगा, ताकि नेट चार्ज कितना हो पाए, 0 कैपेसिटर। तो न्यूमेरिकल पॉइंट से ध्यान में रखिएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर दिया है तो अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 माइक्रोकूलम बोला गया तो पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है वो बताया गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, याद रखिएगा, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस
V से बताया जाएगा। मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब समझिए जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अगर आपने यहां सेल से कनेक्ट किया या बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है, तो बैटरी के अपना पोटेंशियल होगा, बैटरी का क्या होगा, अपना पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये बैटरी बाई चांस मान लेते हैं वेरिएबल है, वेरिएबल माने जो बैटरी का वोल्टेज चेंज होता है उसको वेरिएबल बैटरी बोलते हैं। अगर हम क्या करें, नोटिस करें कि इसमें कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिए कि यहां से हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इसमें चार्ज स्टोर होता जा रहा है। इसमें चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर होता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें इस कंडक्टर के अरेंजमेंट में, इस कंडक्टर के अरेंजमेंट में मतलब कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता जा रहा है। बाई चांस हमने 1 वोल्ट से बढ़ा के 2 वोल्ट किया, 2 वोल्ट से बढ़ा के 3 वोल्ट किया, तो यहाँ चार्ज स्टोर होता जा रहा है। चार्ज आ कहां से रहा है, चार्ज आ रहा है बैटरी से, बैटरी सप्लाई दे रही है चार्ज की और वो कैपेसिटर में स्टोर होता जा रहा है। या फिर ऐसा समझिए केमिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी बाहर आ रही है और स्टोर हो रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में थोड़ी बहुत आ रही हैं। अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें चार्ज भी क्या होगा, यहां स्टोर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटर में पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो चार्ज भी स्टोर होना, ज्यादा स्टोर हो रहा, आप ऐसा कह सकते हैं कुछ समय के लिए। अगर यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो आएगा CV। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो C आया। C क्या है, C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ये क्या होता है, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मोटा आदमी है तो वो ज्यादा खाना खाएगा, पतला आदमी है तो कम खाना खाएगा। दोनों की कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग फूड क्या है, अलग अलग है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल। तो यहां पे भी यही है कि जो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का जो अरेंजमेंट है, अगर ये एक अरेंजमेंट हो गया तो दूसरे अरेंजमेंट की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, हो सकता है कि दूसरा अरेंजमेंट जो है वो अलग अमाउंट के चार्ज को क्या करे, स्टोर करे। यहाँ पे 500 चार्ज स्टोर हो सकते हैं, यहाँ 200 चार्ज स्टोर हो सकते हैं। दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है कि नहीं चार्ज स्टोर करने की, बिल्कुल। तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। C यहाँ पे जो आया है कैपेसिटेंस, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कैपेसिटर पॉइंट्स। कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है, जरा ध्यान से देख लीजिए। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, C किस पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, C Q पे डिपेंड नहीं करता, ना तो C V पे डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले में जरूर है, देखिए Q/V, नहीं समझे। अब देखिए कैपेसिटेंस ना तो Q पे डिपेंड करता है ना तो V पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। आपने बोला क्यों सर, ये फॉर्मूला तो बना हुआ है। अरे भाई ये तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप बाई चांस बाहर से कितनी, बाई चांस बाहर की वोल्टेज कितनी है, सिलेक्ट करते हैं, ज्यूम करते हैं कुछ, बाहर की वोल्टेज कितनी है, मान लेते हैं सेल की वोल्टेज 1 वोल्ट है, ठीक है, 1 वोल्ट है तो उसमें समझ लेते हैं कि 2 कूलम का चार्ज आ रहा है। 1 वोल्ट पे 2 कूलम का चार्ज स्टोर हुआ, करेक्ट। अब जैसे ही आपने, तो यहां से C की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब जैसे ही आपने क्या किया, 2 वोल्ट किया तो यहाँ 4 कूलम का चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा। देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उसी रेशियो में क्या बढ़ रहा है, चार्ज स्टोरेज भी बढ़ रहा है। किस पे, कैपेसिटर पे। आपने वोल्टेज बढ़ाई तो चार्ज भी कुछ इस तरीके से बढ़ेगा कि इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। देखिए 2 कांस्टेंट आए। वोल्टेज आपने 3 वोल्ट की तो चार्ज 6 कूलम का स्टोर होगा, सच दैट कि इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि आप वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, उसमें चार्ज भी बढ़ रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस,
ठीक है, पर इन दो कैपेसिटर की कैपेसिटी उतनी ही है जितनी पहले थी। देखिए 1 वोल्ट पे भी उतनी, 2 वोल्ट पे भी उतनी, 3 वोल्ट पे भी उतनी। समझ पा रहे हैं? तो कैपेसिटी का मतलब कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को? वो ना तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, बस आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, चार्ज उसमें स्टोर होता जा रहा है। ऐसा समझिए। इतनी बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी। तब आपने बोला सर ये चार्ज तो स्टोर हो रहा है। बिल्कुल, ये चार्ज स्टोर हो रहा है। इन दोनों का रेशियो देखिए अभी भी कांस्टेंट है। कैपेसिटर की कैपेसिटी उतनी ही है। समझ रहे हैं बात को? कैपेसिटर की कैपेसिटी उतनी ही है। अब आपने बोला सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, पहले तो 2 कूलम का चार्ज स्टोर हो रहा था, फिर 4 कूलम का चार्ज स्टोर हुआ, फिर 6 कूलम का चार्ज स्टोर हुआ वोल्टेज बढ़ाने से। ठीक है, तो कैपेसिटी तो इंक्रीज हो रही है। अरे भाई ये बताओ, तुम्हारे पेट की कैपेसिटी, अब तुम रोटी खाते हो, बिल्कुल रोटी खाते हो, तुम्हारे पेट की कैपेसिटी 6 रोटी खाने की। मान लेते हैं कि आप 6 रोटी खाते हैं। 6 रोटी अगर खाते हैं तो आप 1 रोटी खाएंगे, फिर 2 रोटी खाएंगे, फिर 3 रोटी खाएंगे, फिर 4 रोटी खाएंगे, फिर 5 रोटी, फिर 6 रोटी। जैसे ही 6 रोटी हो जाएगी तो अब आपकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो अब अगर आपसे ये बोला जाए कि हमने 1 रोटी खिलाई तो क्या आपकी कैपेसिटी 6 रोटी की बढ़ गई क्या? नहीं, अरे 1 रोटी खिलाई गई। ठीक है, तो आपकी अभी भी कैपेसिटी कितनी है? 6 रोटी की। 2 रोटी खिलाई गई तो आपकी कैपेसिटी कितनी है? 6 रोटी की। तो अगर आपने वोल्टेज बढ़ाई तो चार्ज 4 कूलम का स्टोर हुआ। ठीक है, पर कैपेसिटी कितनी है? उतनी ही। वैसे ही 2 रोटी खिलाने पे कैपेसिटी कितनी है? 6 ही रोटी खाने की। मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की, मैक्सिमम रोटी स्टोर करने की कितनी है कैपेसिटी? 6 रोटी। तो 2 रोटी खाए आप तो उसका ये मीनिंग थोड़ा ही ना हुआ कि आपकी कैपेसिटी बदल गई। समझ रहे हैं? जैसे ही आप 6 रोटी खा लेंगे, अब अगर आप एक्स्ट्रा रोटी खाएंगे, 7वीं रोटी खाएंगे तो उल्टी कर देंगे, लीक कर गए। कहने का मतलब क्या है? लीक कर गए। समझ गए? तो जैसे ही 6 के बाद 7वीं रोटी खाएंगे, कैपेसिटी के ऊपर रोटी खा लिया आपने तो आप लीक कर गए। वैसे ही क्या होगा कि अगर कैपेसिटर को बाई चांस मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 200 चार्ज स्टोर करने की। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? 200 चार्ज स्टोर करने की। अगर आप 201वां चार्ज स्टोर कराएंगे तो क्या कर जाएगा? बाहर निकल आएगा। बाहर निकल आएगा कैपेसिटर के, लीक कर जाएगा। इसी को बोलते हैं लीक कर जाना। ठीक है, आयोनाइज हो जाना, सराउंडिंग आयोनाइज कर देगा। ये किस्सा थोड़ा आगे बताएंगे। समझ पा रहे हैं? तो मतलब कि आखिरकार कैपेसिटेंस जो है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ना तो वोल्टेज पे, ना तो चार्ज पे। ठीक है, क्योंकि उसी तरीके से समझिएगा जैसे आपका पेट जो है वो 6 ही रोटी खा सकता है। समझ रहे हैं? तो अब आपका बाहर से बाई चांस आपने बोला कि सर हम 6 रोटी खा सकते हैं। ठीक है, तो किसी तरीके से मेरी कैपेसिटी बढ़ जाए, हम ज्यादा रोटी खाएं, तो आप 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी खा लिए। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी थोड़ा ही ना बदली। कैपेसिटी, वोल्टेज बढ़ाने से कैपेसिटी से कोई लेना देना ही नहीं। वोल्टेज बढ़ाओगे कैपेसिटी क्यों बढ़ जाएगी? समझ रहे हैं? तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस की। दैट इज कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? शेप साइज। कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करेगा? शेप एंड साइज पे, ओरिएंटेशन पे, या कह सकते हैं डायमेंशन पे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मतलब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर गया? शेप, साइज, कितना बड़ा शेप है कंडक्टर का, साइज कितना है, सॉरी कितना बड़ा, कैसा शेप है कंडक्टर का। शेप का मतलब इस टाइप का शेप है कि इस टाइप का शेप है। ठीक है, अलग अलग शेप के कंडक्टर हो सकते हैं, तो वो शेप पे डिपेंड करता है कौन? कैपेसिटेंस। साइज पे डिपेंड करता है, बड़ा होगा कंडक्टर की, छोटा होगा कंडक्टर। ओरिएंटेशन, कैसे पड़ा हुआ है, हो सकता है 2 कंडक्टर ऐसे पड़े हों। ओरिएंटेशन का ये मीनिंग है 2 कंडक्टर ऐसे पड़े हों, तिरछे पड़े हों, तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। डायमेंशन, डायमेंशन में सब आ जाता है, शेप, साइज। समझ पाए? तो एक वर्ड यूज कर लीजिए डायमेंशन, शेप, साइज की बजाय आप डायमेंशन बोल दीजिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर गया? डायमेंशन पे, या फिर बोल सकते हैं शेप, साइज और ओरिएंटेशन पे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस
कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो शेप, साइज, ओरिएंटेशन और नेचर ऑफ मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स, दो कंडक्टर के बीच में जो गैप है, ठीक है, इसमें कौन सा मटेरियल है भरा हुआ है, इस पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। याद रखिएगा, शेप साइज ओरिएंटेशन और इनके बीच में, इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या भरा हुआ है, इन दोनों के बीच के गैप में क्या भरा हुआ है, उस मटेरियल की बात करें। इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है। क्या भरा जाता है? डाइलेक्ट्रिक। याद रखिएगा, दो कंडक्टर के बीच में हम क्या भर देते हैं? डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। माने कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर का अरेंजमेंट है, तो इनके बीच में हम क्या भरते हैं? डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, ताकि कैपेसिटेंस बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए स्टोर करने की चार्ज। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई कि कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। याद रखिए, इन पे डिपेंड नहीं करता। अब आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दे दें, ठीक है। अगर ये बताइए, कोई आपके पेट का जो साइज है, ठीक है, आपके जो पेट का साइज है वो छोटा है, तो आप 5 ही रोटी खा पा रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके से हमने क्या किया, आपके पेट के साइज को बड़ा कर दिया, ठीक है, स्टमक के साइज को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। जब हमने स्टमक के साइज को बड़ा कर दिया, तो अब आप 15 रोटी खा सकते हैं। तो देखिए, अपने आप आपकी कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं? शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? आपका पेट छोटा है तो जाहिर सी बात है आप कम रोटी खा रहे हैं, तो स्टोर भी कम रोटी कर रहे हैं। कहने का तो यही मतलब है ना। जैसे ही पेट का साइज बढ़ा, ठीक है, पेट का साइज जैसे ही बढ़ा तो आप ज्यादा रोटी स्टोर करने लगे। वही कहानी यहाँ पे शेप साइज पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंडक्टर का शेप कैसा है, साइज कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल आप कह सकते हैं कि कंडक्टर के बीच में क्या है, कंडक्टर के बीच। क्लियर बात समझ में आई? चलिए, तो कैपेसिटेंस ही पढ़ना चाहते हैं, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज, सी होता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, Q इक्वल्स टू सी वी, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फेरेट। ये भाई साहब बहुत रिसर्च किए थे, इसीलिए इनकी यूनिट इसी, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्हीं के नाम पे रख दी गई। कैपेसिटेंस की यूनिट फेरेट। तो फेरेट को F से डिनोट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। F से आप डिनोट कर सकते हैं या ऐसे डिनोट कर लीजिए, ठीक है। स्मॉल f से डिनोट नहीं करते, ठीक है, कैपिटल F से डिनोट करते हैं फेरेट। एक माइक्रो फेरेट जो होता है, अब माइक्रो फेरेट ये बहुत बड़ी यूनिट हो गई। अर्थ का कैपेसिटेंस भी बहुत कम होता है, याद रखिएगा। तो हम हमेशा न्यूमेरिकल में क्या पाएंगे? माइक्रो फेरेट की यूनिट पाएंगे या फिर हम पीको फेरेट की यूनिट पाएंगे। माइक्रो फेरेट कितना होता है? 10 टू द पावर -6 फेरेट। पीको फेरेट 10 टू द पावर -12 फेरेट, याद रखिएगा। तो ये बहुत फेरेट बहुत ज्यादा होता है, 1 फेरेट बहुत ज्यादा होता है, याद रखिए। 1 फेरेट माने कम से कम लाखों करोड़ों चार्ज अपने अंदर स्टोर करना। कंडक्टर करोड़ों चार्ज स्टोर कर रहा है, फेरेट का ये मीनिंग समझिए। और 10 टू दी, हमेशा न्यूमेरिकल में माइक्रो फेरेट मिलेगा, मतलब माइक्रो फेरेट बहुत बड़ी यूनिट होती है। क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो माइक्रो फेरेट में डील करते हैं और पीको फेरेट में। फेरेट में खाली डील नहीं करते। कोई भी आपको मार्केट में कंडेंसर मिलेगा तो कभी भी फेरेट का नहीं मिलेगा, वो माइक्रो फेरेट या पीको फेरेट की ही बात होगी। समझ रहे हैं बात को? तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। मेरे ख्याल से आपको कंडेंसर के बारे में हमने काफी जानकारी दे दी है। चलिए, अब आपने बोला सर ये वर्क कैसे करता है। देखिए, आपके सिलेबस में क्या है, पहले तो सीबीएसई के सिलेबस में समझ लीजिए क्या है। सीबीएसई के बच्चों को अभी हम क्लास दे रहे हैं। सीबीएसई के सिलेबस में खाली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बाकी 30% रिडक्शन के कारण स्फेरिकल कैपेसिटर निकाल दिया गया है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके सिलेबस में, बस। तो खुश हो जाइए
कि रिड्यूस करने के बाद इन्होंने सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके सिलेबस में रखा है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को सिलेबस से निकाल दिया है, ठीक है, 30% रिडक्शन के कारण। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही जानकारी लेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कैपेसिटर का प्रिंसिपल जानने से पहले कि सर ये सब चीजें समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्यों ये चार्ज कैसे स्टोर कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे कैसे ये चार्ज स्टोर कर रहा है, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट कैसे चार्ज को स्टोर कर रहा है, ठीक है। एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया, ठीक है। ये कैसे चार्ज स्टोर कर रहा है, इसकी थोड़ी सी प्रिंसिपल के बारे में बात करिए तो हम समझ पाए। चलिए बता देते हैं। बाई चांस मान लेते हैं कि एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है और जाहिर सी बात है इस प्लेट का एरिया होगा, बिल्कुल एरिया होगा ए। रेक्टेंगुलर प्लेट दिख रही है आपको, ठीक है, उसका एरिया होगा कुछ। तो कुछ फिगर ऐसा बना, ये एक प्लेट का फिगर हमने ऐसा बनाया, एक डंडा खींच दिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक डंडा खींच दिया। अब हमने क्या किया कि इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, किसी तरीके से बाहर से हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव चार्ज हमने इनिशियली दिए, इनिशियली 10 पॉजिटिव चार्ज दिए कि नहीं, बिल्कुल। अब इसके बगल में बाई चांस मान लीजिए एक अनचार्ज प्लेट रख दी, ये अनचार्ज प्लेट है, ये न्यूट्रल है। जैसे ही हम इसको बगल में रखेंगे, ड्यू टू इंडक्शन इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डेवलप होगा कि नहीं, बिल्कुल इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इधर की साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू इंडक्शन, और इधर की साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज उधर रह जाएगा, ठीक है। ये पहले न्यूट्रल थी, जैसे ही बगल में ले आके रखा तो बगल में लाने से क्या हुआ, ये पॉजिटिव है तो ये अपनी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ड्यू टू इंडक्शन इधर नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए एक पॉइंट P ले लें बाई चांस इस प्लेट पे ही, ये पॉइंट क्या ले लें, P, ये पॉइंट क्या ले लें, P। ये P पॉइंट की के पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। अब ये बताइए, यहां पे जब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है इंडक्शन के कारण, ठीक है, तो इस P पॉइंट का पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं, इस P पॉइंट का पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस P पॉइंट पर क्या देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, देंगे कि नहीं, बिल्कुल। कैसे, बाई चांस मान लेते हैं कि इस P पॉइंट का 5 वोल्ट पोटेंशियल है, प्लस 5 वोल्ट पोटेंशियल। अब जो इस P पॉइंट का पोटेंशियल है वही पूरे प्लेट का पोटेंशियल है, ठीक है, कितना, प्लस 5 वोल्ट। जैसे ही यहां पे इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या देगा, नेगेटिव पोटेंशियल देगा, नेगेटिव चार्ज क्या देगा, नेगेटिव पोटेंशियल देगा, बोलिए देगा कि नहीं, बिल्कुल देगा। अब नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ना शुरू हुए तो नेगेटिव चार्ज बाई चांस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चलिए बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे, इन नेगेटिव चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। बाई चांस नेगेटिव पोटेंशियल कितना हो गया, -2 वोल्ट, कितना हो गया, -2 वोल्ट। ये तो नेगेटिव चार्ज ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल घटा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज द्वारा कितना पोटेंशियल है, -2 वोल्ट, ठीक है। और इस प्लेट पे, इस पूरी प्लेट के P पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो P पॉइंट पे पोटेंशियल वही पूरी प्लेट पे पोटेंशियल। इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था पहले जब ये प्लेट नहीं आई थी, ठीक है, तो कितना पोटेंशियल था, 5 वोल्ट। अब जैसे ही प्लेट बगल में आई तो यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए, ठीक, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए तो नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ। ये कौन नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप किया, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, -2 वोल्ट डेवलप किए, ठीक। अब ये बताइए P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट -2 वोल्ट, अरे माइनस पोटेंशियल है ना, यही तो बताएंगे, ठीक है। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट घटा दें, क्यों, क्योंकि ये माइनस पोटेंशियल है तो माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो P पॉइंट का पोटेंशियल
नेगेटिव चार्ज के द्वारा नेगेटिव होगा तो देखिए घट गया, तो कितना आ गया 3 वोल्ट। अब यहां का पोटेंशियल घट गया कि नहीं, कितना घट के हो गया 3 वोल्ट हो गया। देख लीजिए, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पी पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा, ये यहाँ के पोटेंशियल को और घटाएगा, घटा के 1 वोल्ट तक ले आया। ठीक लाया कि नहीं। अब देखिए इस प्लेट का पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं, वहां अगर चार्ज बढ़ रहा है नेगेटिव तो यहाँ का पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं, बिल्कुल घट रहा है। अब आप ये बताइए कि इस पी पॉइंट का पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब यहां का पोटेंशियल घटा तो यहां की प्लेट का चार्ज भी घटा, देखिए घटना शुरू हो गया, घटा कि नहीं। अरे देखिए यहां इस पी पॉइंट का पोटेंशियल घट के 3 वोल्ट हुआ, 3 वोल्ट हुआ तो चार्ज भी कम हुआ होगा, तो इस प्लेट पे चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। पहले कितना चार्ज था, इनिशियली 10 चार्ज थे। अब आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, और चार्ज की सप्लाई देनी पड़ेगी। अब आपने एक्स्ट्रा चार्ज भेज दिए, और देख लीजिए आपने एक्स्ट्रा चार्ज बाहर से भेजे कि नहीं, ताकि ये जाके क्या हो जाए, एक्स्ट्रा चार्ज बाहर से इसलिए भेज दिए ताकि इसका पोटेंशियल वापस से बढ़ के कितना हो जाए, 5 वोल्ट हो जाए, क्योंकि घट गया है 3 वोल्ट हो गया है। तो और चार्ज भेजेंगे बाहर से, जो कि क्या करेगा, पोटेंशियल पी पॉइंट के पोटेंशियल को रेज करेगा, बढ़ाएगा, बढ़ा के कितना कर देगा, 5 वोल्ट करेगा कि नहीं। अब यहां जैसे जैसे और नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे फिर इसका पोटेंशियल घटेगा, फिर बाहर से और चार्ज भेजने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज भेज रहे हैं, किसको, इस कैपेसिटर को बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज भेज रहे हैं, चार्ज जा कहां रहा है, समझ रहे हैं। तो एक लॉजिकली समझिए कि चार्ज स्टोर हो रहा है, यही प्रिंसिपल है इसका। ऐसे समझेंगे तो आप कैपेसिटर को समझ पाएंगे। तो आखिर चार्ज कहां स्टोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चार्ज हम बार बार क्यों बाहर से एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज स्टोर होता जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। या आप बोल दीजिए कि चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता जा रहा है, किसके, कैपेसिटर में। क्लियर बात समझ में आई। तो मेरे ख्याल से ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि इस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए कैपेसिटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी समझ में, ये प्रिंसिपल था कैपेसिटर का जो हमने समझाया है, इट वॉज ए प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पे कैपेसिटर क्या होता है, वर्क करता है। अब अगर आपसे ये बात बोले हम कि कैपेसिटर को किस सिंबल से दिखाया जाता है, रजिस्टर को इस सिंबल से दिखाया जाता है, सेल को इस सिंबल से दिखाया जाता है, तो कैपेसिटर को किस सिंबल से दिखाया जाता है। 2 डंडा बनाइए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आप ऐसा समझिए कि कैपेसिटर को इस सिंबल से बताया जाता है या कॉपी पे बनाया जाता है, दर्शाया जाता है। ये कैपेसिटर का क्या है, सिंबल है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखिए, या तो कई बुकें ऐसा सिंबल बनाएंगी या तो कई बुकें ऐसा सिंबल बनाएंगी, थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं, तो ये भी कैपेसिटर का सिंबल है। साथ में एक चीज और याद रख लीजिए, अगर कैपेसिटर चेंज हो रहा है, वेरिएबल कैपेसिटर है, तो सिंबल आपका ऐसा होगा, वेरिएबल कैपेसिटर का, वेरिएबल का मतलब समझते हैं, जिसका कैपेसिटेंस चेंज होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है और ये सिंपल कैपेसिटर का सिंबल है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बता दिया है। जैसे रजिस्टर ऐसे दिखाया जाता है सर्किट में, सेल ऐसे दिखाई जाती है, कैपेसिटर इस सिंबल से दिखाया बताया जाता है। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ चुकी हैं। अब हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हम अपने सिलेबस के बारे में ज्यादा बात करें तो बेहतर है। तो हम कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही सिलेबस में है अभी आपके सीबीएसई के सिलेबस में। हमको क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम 2 कंडक्टर लेंगे, माने एक कैपेसिटर लेंगे जिनकी प्लेट्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो अगर आपसे ये बोला जाए कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों पैरेलल प्लेट, एक प्लेट ये हो गई, कंडक्टर है ये भी कंडक्टर, दोनों प्लेट को क्या कर दिया, पैरेलली रख दिया, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा। चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए,
समझ पा रहे हैं बात को? तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। यहाँ रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं दोनों, ठीक है, तो दोनों प्लेट्स को ऐसे बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखेंगे, बहुत नियर बाई डिस्टेंस, क्लोज बाई डिस्टेंस, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट हो गया। इतनी बातें मेरे ख्याल से थोड़ा क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे। तो एक प्लेट ऐसी है और एक प्लेट ऐसी है, समझ पा रहे हैं? या आप स्क्वायर शेप की भी प्लेट ले सकते हैं, पैरेलली रख दीजिए, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, पर कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होनी चाहिए। साथ में आप दो सर्कुलर प्लेट्स भी ले सकते हैं, चलिए सर्कुलर प्लेट्स भी ले सकते हैं। डिस्क देखिए, दो सर्कुलर डिस्क को भी आप कुछ स्मॉल दूरी से क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, दोनों कंडक्टर होनी चाहिए डिस्क, ये भी पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट है। या आपने बोला कोई ऐसे शेप का हम कोई पैरेलल कंडक्टर लेंगे, तो भी पैरेलल, ये एक डी शेप है, ये कोई एक रेगुलर शेप नहीं, और उसको डी डिस्टेंस से सेपरेट करना, तो भी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। तो मतलब दो, आप क्या करिए कि दो प्लेट्स को पैरेलली रख दीजिए, चाहे सर्कुलर प्लेट हो, स्क्वायर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो या इररेगुलर प्लेट हो, ठीक है, कैसे भी शेप की हो, तो भी ये क्या हो जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट होगा। तो सिंपली हम रेक्टेंगुलर प्लेट्स की बात करें या फिर स्क्वायर प्लेट की बात करें जो आपके सिलेबस में है, या फिर ऐसे डिस्क की बात करें, चलिए सिंपल चूज करेंगे। सिंपल हम क्या चूज करना चाह रहे हैं, चलिए हम मान लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, जो आसानी से समझा जा सके। तो आपके पास कैपेसिटर की प्लेट है, एक प्लेट ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट ये, समझ पाए? और इस प्लेट को हमने बाय चांस पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ा और इस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ा, तो ये पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव, सेल के नेगेटिव से जुड़ा, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ा, तो इसमें कितना चार्ज आया, प्लस क्यू चार्ज आया, इसमें कितना चार्ज आया, माइनस क्यू चार्ज आया। दोनों प्लेट्स को हमने डी डिस्टेंस से क्या करके रखा है, सेपरेट, और ये दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं, सेम प्लेट है, पैरेलल प्लेट, दोनों कंडक्टर, ठीक है। इनका एरिया हम कितना ले लें, एरिया हम ले लें दोनों प्लेट का ए, दोनों का एरिया हमने कितना ले लिया है, ए, और इन दोनों प्लेट्स को बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया है और इनके बीच में क्या रखा है, वैक्यूम, समझ रहे हैं? तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है, ठीक है। तो ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये कैपेसिटर हो गया ना, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट हो गया जो कि चार्ज को स्टोर करेगा, तो इसको कैपेसिटर बोलेंगे हम। तो ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होना चाहिए, कितना चार्ज ये स्टोर करेगा उसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास, माने उसकी कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए, तो वही फॉर्मूला बनाने चाहिए। इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी है चार्ज कैलकुलेट कर स्टोर करने की, समझ रहे हैं? तो इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कैपेसिटेंस माने कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूले में अब आप ये बताइए, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा को क्या लिख सकते हो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज ऑन, अभी हमने बताया था, हम जितनी भी डीलिंग करेंगे नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज कैपेसिटर पे 0 है। अब ये जो क्यू चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है उसकी बात हो रही है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई इंटू डी, ई इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डी से मल्टीप्लाई कर दें। ये कहां से आया, ये उसी फॉर्मूले से आया है, dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर से। ये फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। डी आर क्या हो गया, डिस्टेंस,
और ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कितना है, E इंटू डी, कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। अब E की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दे तो V कितना हो गया, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देख लीजिए यही तो हो गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दे। अब आपको ये मालूम है Q इक्वल्स टू सी वी, सी को क्या लिख सकते हैं, Q बाई वी, ऐसा लिखिए Q बाई वी इज इक्वल्स टू सी। क्लियर, V की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो कैपेसिटेंस आ जाएगा किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए V की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, क्यू क्यू कट गया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या बना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद रखिएगा। समझ पा रहे हैं। अब ये देखिए जो फॉर्मूला बना है इनके बीच में क्या है, वैक्यूम भरा है, मतलब दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। तो यहाँ पे वैक्यूम अगर भरा है तो वैक्यूम के लिए इसका कैपेसिटेंस कुछ सी नॉट से डिनोट करिए, तब आपको आसानी रहेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सी नॉट, नॉट क्या बता रहा है कि इन प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम मौजूद। क्लियर बात समझ में आई। तो वैक्यूम अगर मौजूद है तो कैपेसिटेंस ऐसे दिखाया जाता है, दैट इज सी नॉट सिंबल से आप बताएंगे कि ये वैक्यूम प्लेट्स के बीच में है, तब इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब देखिए कैपेसिटेंस हमने बोला था शेप साइज ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। देखिए कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर गया, देखिए एरिया पे। एरिया का मतलब साइज, बड़ा साइज का एरिया है कि छोटा साइज का एरिया। सेपरेशन बिटवीन द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन सेपरेशन ज्यादा है कि कम है, कैसी ओरिएंटेशन, ठीक है, उस पर डिपेंड कर गया। और साथ में एप्सिलॉन नॉट मटेरियल पे डिपेंड कर गया, इनके बीच में मटेरियल कौन सा है, मटेरियल क्या है, वैक्यूम, तो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर, समझ रहे हैं। तो हमेशा कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन और ओरिएंटेशन पे और मटेरियल पे। समझ पा रहे हैं आप, क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। बाई चांस आपसे हम ये बात बोले अभी कि इनके बीच में हमने क्या भर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। पिछली क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक समझाया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक है, इनके बीच में भरा है और डाइलेक्ट्रिक को पूरा भर दिया, पूरे स्पेस में भर दिया, जितना भी स्पेस इनके बीच में था, जितना भी स्पेस इनके बीच में था, बहुत स्मॉल स्पेस होगा, उस पूरे स्पेस में हमने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, ठीक है। तो क्या ये बताइए इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, हाँ इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब याद रखिए इसका कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा, किसी मीडियम को अगर आपने प्लेट्स के बीच में रख दिया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, तो उसका कैपेसिटेंस ऐसे बताया जाता है, सीएम से, किसी मीडियम का कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटर के में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तो उसको दर्शाने का तरीका उसके कैपेसिटेंस को सीएम से हो गया। तो कितने टाइम्स बढ़ गया, सी नॉट टाइम्स, माने जितना वैक्यूम फील्ड था। अब ये बताइए ये कैपेसिटेंस क्या है, जब वैक्यूम है प्लेट्स के बीच में, ठीक है, उससे के टाइम्स बढ़ गया, के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया। ये फॉर्मूला कब काम आएगा, ये फॉर्मूला तब काम आएगा आपके जब पूरे स्पेस में माने इनके बीच में जितना भी स्पेस है, पूरे स्पेस में हमने क्या भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, के टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा वैक्यूम के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आई कि क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई हैं, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे किसका, चलिए समझने चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। Capacitance of a capacitor, capacitance of a capacitor, parallel plate capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करें तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाने चाहते हैं, ठीक है। अभी आपने बोला कि
पीछे अभी सर आपने बोला कि डाइलेक्ट्रिक अगर डालेंगे तो सी के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ गया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। चलिए ये फॉर्मूला कब काम आएगा ये बताएंगे अभी आपको, ये डेरिवेशन, इस डेरिवेशन के बाद। चलिए एक हम कैपेसिटर ले लें, ठीक है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स, ठीक है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया प्लस क्यू का, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज दिया गया माइनस क्यू का। इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई, ये देखिए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी बता के रखी गई, टी। अब देखिए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे स्पेस में नहीं है, माने इनके बीच में पूरे स्पेस में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली गई। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी है। तो इतना स्पेस अभी भी बचा हुआ है दोनों साइड, ठीक है। तो अब ये बताइए कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ टी थिकनेस की इनके बीच में रखी जाएगी, ठीक है, तो कोई इसकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा तो उसको फॉर्मूला, उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए ना कैलकुलेट करने का, वही फॉर्मूला देखने चाहिए। अब मान लेते हैं कि इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। ये प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है और स्लैब का की थिकनेस कितनी है, टी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। अब ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ कितना आएगा, नेगेटिव। स्लैब पे यहाँ इंड्यूस्ड चार्ज होगा कि नहीं, अभी पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया था इंड्यूस्ड चार्ज होगा कि नहीं, इसी को पोलराइज्ड चार्ज बोलते हैं। यहाँ चार्ज नेगेटिव होगा और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ चार्ज पॉजिटिव होगा, इस एंड पे पॉजिटिव क्योंकि इधर नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की, तो इस एंड पे पॉजिटिव, इस एंड पे नेगेटिव क्योंकि उधर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट। ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे आएगा, याद रखिएगा। इस इंड्यूस्ड चार्ज को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं। अरे ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है जिसको आप पोलराइज्ड चार्ज बोल रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं। हमारे पास कोई फॉर्मूला बिल्कुल होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के तो मजा नहीं आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दे रहे हैं, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी है पर आपकी क्लास में नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इस पोलराइज्ड चार्ज, जो यहाँ पे पोलराइज्ड चार्ज है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Q1 माइनस 1/K। Q1 माइनस 1/K, ये फॉर्मूले से आप पोलराइज्ड चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तो यहाँ रख दीजिए और कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो रख दीजिए, तो आपको कितना चार्ज यहाँ पोलराइज्ड, यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो कैलकुलेट करने को मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। चलिए बढ़ते हैं, इतनी बातें आपके मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब ये जाहिर सी बात है कैपेसिटर प्लेट्स में, कैपेसिटर जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज दिया गया, ठीक है। इनके बीच में वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट, कितनी होगी, ई नॉट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी कि नहीं। ई नॉट की क्या वैल्यू बताई गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर वैक्यूम है तो। क्लियर बात समझ में आ रही। तो वैसे ही अब ये बताइए कि इन कैपेसिटर, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना हो, ऐसा सोचिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एयर में, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी कि नहीं। अच्छा, बिल्कुल होगी। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पोलराइज्ड फील्ड, एक क्या होगी पोलराइज्ड फील्ड। पोलराइज्ड फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी कि नहीं, बिल्कुल।
अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। कितनी घटेगी? ई नॉट, एयर में जितनी फील्ड है माइनस पोलराइज्ड फील्ड। घट गई कि नहीं? ठीक, तो ये क्या हुई? घटी हुई। डिक्रीज्ड फील्ड कितनी होगी? ई नॉट में से ईपी घटा दीजिए, ये बताया हुआ है पीछे लेक्चर में। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घट के कितनी हो गई? ई नॉट माइनस ईपी। मेरे ख्याल से इतना स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर एयर में है, अभी हमने बताया कि अगर इनके बीच में, अभी ऐसा समझिए कि कोई स्लैब नहीं, तो एयर का कैपेसिटेंस कितना होगा? सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया पी थिकनेस का। ठीक है, तो अब इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई नॉट माइनस ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां घटी है? कहां घटी है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ होगी? ये ज्यादा है, ये कम है। ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो डायरेक्शन नीचे की ही आएगी, तो ये घटी हुई फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो ई नॉट माइनस ईपी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जब स्लैब आपने इंट्रोड्यूस कर दी है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इज इक्वल्स टू एयर में कितनी फील्ड? एयर में फील्ड इंटू एयर में जितना डिस्टेंस। एयर में इतनी फील्ड है तो एयर में इतना डिस्टेंस। अरे ये देखिए, D में से T घटा दो तो उतना डिस्टेंस एयर में आ रहा है कि नहीं? तो E नॉट एयर की फील्ड है, D माइनस T एयर का डिस्टेंस। एयर में कितना डिस्टेंस? ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। प्लस पोटेंशियल ले रहे हैं E, ये E किसका है? ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जितनी फील्ड है वो E है, इंटू T डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस T मल्टीप्लाई कर दी। ये पोटेंशियल हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का, और ये पोटेंशियल हो गया कहां का? कैपेसिटर की प्लेट्स में जब एयर का पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का पोटेंशियल, और ये क्या हो गया? एयर में जितना पोटेंशियल। ठीक है, उनके बीच में जो एयर है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये निकाल लिया। अब ये बताइए E को क्या लिख सकते हैं? हमने आपको उस दिन बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला बताया था। E को क्या लिख सकते हैं बोलिए? K इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई। ये फॉर्मूला आपको उस दिन हमने बताया है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बताया है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई के लिख सकते हैं। E इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई के। E की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दें। चलिए पुट कर देते हैं, देखें क्या मिलेगा। V इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। ई नॉट कॉमन निकाल ले, कितना आएगा? ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आया कि नहीं? बोलिए भाई। बिल्कुल आया। अब ई नॉट को क्या लिख सकते हैं बोलिए? ई नॉट को बेटा क्या लिख सकते हैं? अब ई नॉट को लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अरे क्यू बाई ए क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी ले रहे हैं? कैपेसिटर प्लेट के चार्ज, कैपेसिटर की प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी उठा के वैल्यू पुट कर दें, कितना आएगा देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, उतार दें इसको। V इज इक्वल्स टू, ठीक है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस प्लस T बाई के। ये पोटेंशियल आया, देखिए जल्दी लिखिए। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई हैं। अब ये बताइए, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? Q बाई V। किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, मीडियम का कैपेसिटेंस। पोटेंशियल कितना है? ये पोटेंशियल की वैल्यू उठा के पुट कर दें, इतना पोटेंशियल आया है। चलिए पुट कर देते हैं। Cm इक्वल्स टू Q बाई, पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए
डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्यू क्यू कट गया, सीएम कितना आया, किसी मीडियम का कैपेसिटेंस, मीडियम अगर रखा हुआ है प्लेट्स के बीच में उसका कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फॉर्मूला बना आपका, बना कि नहीं, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी थिकनेस की है और इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, अगर टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, टी थिकनेस है, तो उसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये मिल गया है। समझ रहे हैं बात को। अब इसी में समझिए, यही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर यहाँ पे टी थिकनेस की बजाय पूरे के पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दे, तो मतलब जो ये टी थिकनेस है बढ़ा के पूरे स्पेस में कर दे, टी इज इक्वल्स टू डी के बराबर हो जाए। तो टी जब डी के बराबर होगा तो देखिए सी एम इसी फॉर्मूले में रखिए, एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, डी माइनस डी प्लस डी बाई के हो जाएगा। अरे टी की जगह पे डी पुट कर दीजिए ना, पूरे स्पेस में अपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, उनके बीच डी डी कट गया। सी एम इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये टर्म पूरा कितना होता है, सी नॉट, सी नॉट दैट इज सी एम इक्वल्स टू के इंटू सी नॉट। मतलब कि ये फॉर्मूला कब काम आएगा, के टाइम्स कैपेसिटेंस कब बढ़ जाएगा, जब पूरे स्पेस में, पूरे इनके बीच के पूरे स्पेस में आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई। अगर कुछ थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। बहुत अंतर समझ लीजिए, क्योंकि इतने बारीक अंतर को आप नहीं समझेंगे, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, फिर आपको ये चीजें समझने में बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों को लगता था बहुत टाइम की ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा और वो फॉर्मूला कहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये हमने क्लियर आपको कहानी कैपेसिटेंस की बता दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक बात और बता दी आपको भी, ठीक है। तो अगर आपने बाई चांस मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर को सेल से कनेक्ट कर दिया या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी, ठीक है, और आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। अभी बैटरी ऑन है, बैटरी ऑन है, समझ रहे हैं बात को, बैटरी क्या है, ऑन है। तब ये बताइए इसके पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगी हुई है सर्किट में, और आपने कैपेसिटर की जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डाल दिया, तब क्या होगा, पोटेंशियल कैसा होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, याद रखिए, चार्ज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, चार्ज बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगर सेल लगी है तो, लगातार सेल लगी है, आपने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है तब। और इंटरनल एनर्जी, मतलब कहने का मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझते हैं, इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, अब एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, कैपेसिटर की के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर की अपनी पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं, अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो कितनी होगी, वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज, वो इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी ना भाई। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा जब बैटरी ऑन है तब। इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हैं आपको।
चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको आपको समझना जरूरी है। ठीक, अब बातें दूसरी कर ले। अगर हमने सेल को निकाल दिया, यहां से सेल को हटा दिया और यहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब अभी भी मौजूद है, तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज रहेगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं, पोटेंशियल घट गया, बैटरी हटा दी, पोटेंशियल घट गया, कैपेसिटेंस बढ़ा जाएगा। बिल्कुल, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने का मतलब है कैपेसिटी इंक्रीज कर देना। जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे कैपेसिटेंस जरूर इंक्रीज करेगा। चार्ज के बारे में सोच के बताइए कि चार्ज क्या होगा इस केस में? चार्ज क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा? इस केस में चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। भैया बैटरी हटा दी, 500 चार्ज है सर्किट में, तो 500 ही तो चार्ज रहेगा, चार्ज कंजर्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? ये बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। जब सेल हटा दी है तो क्या क्या चेंज होगा? पोटेंशियल डिक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज, चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। चलिए अब हम अगले लेक्चर में, जो अगला लेक्चर हम देंगे उस पे हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताएंगे और कैपेसिटर को खत्म करेंगे अगले ही लेक्चर में। समझ रहे हैं बात को? तो फिर कुछ न्यूमेरिकल की ओर हम लोग देख पाएंगे कैपेसिटर की, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में है अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।